गलती से हो गया। ये बहुत बात हो रही है लखनऊ के आशियाना इलाके की, जहां 21 साल के अक्षत प्रताप सिंह ने अपने ही 49 वर्षीय पिता मनवेंद्र सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। और जब पुलिस और मीडिया के कैमरे उसके चेहरे पर थे तो उसने बस यही कहा। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत है। वो सच में बहुत ही चौंकाने वाला है। बिल्कुल, ये एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना है जिसने फरवरी 2026 में पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। और ये कहानी मतलब किसी डार्क क्राइम थ्रिलर से कम नहीं लगती, लेकिन दुर्भाग्य से ये पूरी तरह सच है। हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के उस ब्लू ड्रम मर्डर केस की। जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है। और इस जटिल मामले को समझने के लिए हमने बहुत सारा जो सोर्स मटेरियल है वो इकट्ठा किया है। जी, हमने कई ग्राउंड रिपोर्ट्स को खंगाला है, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, एबीपी न्यूज, हाँ, द स्टेट्समैन, इंडिया टुडे, नवभारत टाइम्स और आज तक की रिपोर्ट्स भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। और साथ मशहूर क्राइम एनालिस्ट उज्ज्वल त्रिवेदी की एक बहुत ही अहम रिपोर्ट है, और इंडियन जर्नल ऑफ यूथ एंड एडोलेसेंट हेल्थ, जो 2025 की एक रिसर्च स्टडी है, उसे भी हमने अपनी इस चर्चा का आधार बनाया है। तो हमारा जो मिशन है आज वो सिर्फ इस खौफनाक अपराध की कहानी सुनाना नहीं है। हम इसके पीछे छिपले मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और सामाजिक कारणों को समझना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, इस तरह के मामलों में सतह के नीचे जो चल रहा होता है ना, वो अक्सर सबसे ज्यादा डरावना होता है। मानवीय मनोविज्ञान हमें बताता है कि ऐसी घटनाएं किसी शून्य में जन्म नहीं लेती। सही कहा। उनके पीछे तनाव और अनसुलझे विवादों का एक लंबा सिलसिला होता है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी बिल्कुल। 20 फरवरी 2026 की वो एक सर्द सुबह थी। लखनऊ का आशियाना इलाका, जो अपनी शांत और पौश रिहाइश के लिए जाना जाता है। घर में 21 साल का अक्षत प्रताप सिंह मौजूद था और उसके 49 वर्षीय पिता मानवेंद्र सिंह अपने कमरे में सो रहे थे। मानवेंद्र जहाँ पेशे से पैथोलॉजी लैब और शराब के ठेके चलाते थे। सुबह करीब 4:30 बजे अक्षत घर में रखी लाइसेंस टी राइफल उठाता है, पिता के कमरे में जाता है और सोते हुए पिता को गोली मार देता है। एक पल में एक जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन जो क्रूरता इसके बाद शुरू होती है वो इस मामले को एक साधारण हत्या से कहीं आगे ले जाती है। हाँ, क्योंकि हत्या के बाद जो उसने कदम उठाए वो बहुत ही परेशान करने वाले हैं। मतलब ये कोई आवेश में आकर किया गया अपराध नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। इसमें एक बहुत ही ठंडी और सोची समझी योजना दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, अक्षत ने हत्या से ठीक एक दिन पहले ब्लिंकिट ऐप के जरिए 2 चाकू मंगवाए थे। ब्लिंकिट से चाकू? मतलब कोई ग्रोसरी ऐप से चाकू तब मंगवाता है जब उसके दिमाग में कोई विशिष्ट योजना चल रही हो। और हत्या के बाद उसने बाजार से एक आरी भी खरीदी, और उस आरी से उसने अपने ही पिता के शरीर के टुकड़े किए, हाथ, पैर और सिर को धड़ से अलग किया। और फिर उसने धड़ को एक स्लीपिंग बैग में लपेटा और घर के अंदर ही एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में छिपा दिया, ब्लू ड्रम। ये कदम एक बेहद असंवेदनशील और क्रूर मानसिकता को दर्शाता है, जहां इंसान का पूरा ध्यान सिर्फ खुद को बचाने पर होता है। और ये क्रूरता सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने तक सीमित नहीं थी। घर के अंदर का जो माहौल रिपोर्ट्स में बताया गया है, वो किसी बुरे सपने जैसा है। घर के एक हिस्से में नीले ड्रम में कटी हुई लाश रखी है, और उसी घर में अक्षत अपनी छोटी बहन के साथ खाना खा रहा है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। हाँ। और दीवार पर जो खून के छींटे पड़े थे, उन्हें छिपाने के लिए आनन फानन में नया पेंट किया जा रहा था। बदबू रोकने के लिए लगातार रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल हो रहा था। बिल्कुल। इसके बाद वो सदरौना नहर और अनौरा जंगल के पास जाता है और 10 लीटर केरोसिन डालकर खून से सने गद्दों, रजाई और कपड़ों को चला देता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि अपराध करने के बाद एक इंसान का दिमाग वास्तविकता को किस तरह प्रोसेस करता है, क्योंकि उसका दिमाग शायद एक सर्वाइवल मोड में चला गया था। जी। अक्षत ने 21 फरवरी को पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिता की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई गई कि पिता दिल्ली गए थे और वहां से लौटे नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। परिवार वालों का शक दूर करने के लिए उसने व्हाट्सएप पर पापा लौट आओ नाम का एक ग्रुप बनाया। हाँ, पापा लौट आओ। हाँ,
और उसमें वो भावुक मैसेजेस भेजने लगा। ये कोई सामान्य घबराहट नहीं है, ये एक बेहद शातिर तरीका है जहां अपराधी खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरी घटना में जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला पहलू है वो अक्षत की छोटी बहन से जुड़ा है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली कृति, वो घटना के वक्त उसी घर में मौजूद थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उसने गोली की आवाज सुनी और पिता का शव देखा तो वो बुरी तरह चीख पड़ी, लेकिन अक्षत ने उसे डरा धमकाकर चुप करा दिया। उस बच्ची को 4 दिन तक एक कमरे में कैद रखा गया। हाँ, और अक्षत ने अपनी बहन से सिर्फ एक ही बात कही, मैं सब संभाल लूंगा। उस बच्ची की मानसिक स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है। 4 दिन तक खौफ के उस साये में रहना जहां उसका अपना भाई ही एक कातिल बन चुका है। इसके बाद जब पुलिस ने अक्षत को गिरफ्तार किया तो मीडिया के कैमरों के सामने उसका रवैया बेहद अजीब था। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उसने सिर्फ इतना कहा, गलती से हो गया। गलती से हो गया, ये बयान असल में अपराध बोध और वास्तविकता से भागने की एक कोशिश है। शरीर के टुकड़े करने जैसी क्रूरता कोई गलती से नहीं करता। और जब पूछा गया कि क्या उसे पछतावा है तो उसने बिना कोई शब्द बोले बस अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। जेल के अंदर की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी इसी ओर इशारा करती हैं। बताया गया है कि जेल में पहली रात वो सो नहीं सका, लगातार बड़बड़ाता रहा। उसने खाना पिया भी छोड़ लिया था ना? हाँ, जब खुद को झूठी तसल्ली देने का तंत्र टूटता है तब वास्तविकता का वजन दिमाग पर पड़ता है। उसकी मानसिक स्थिति को अस्थिर पाया गया। यहाँ पर यह बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस हत्या के कारणों को तलाशने की कोशिश करें तो कोई एक सीधा कारण नजर नहीं आता। बिल्कुल। मीडिया और पुलिस की जांच में कई अलग अलग थ्योरीज सामने आई हैं। और हमारी कोशिश इन सभी पहलुओं को तटस्थ रूप से सामने रखने की है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। तो पहली थ्योरी जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो है पढ़ाई और करियर का दबाव, जिसे हम नीट प्रेशर कह सकते हैं। हाँ, नीट। पिता मानवेंद्र सिंह चाहते थे कि अक्षत मेडिकल की पढ़ाई करे, जबकि अक्षत अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। करियर को लेकर ये टकराव हमारे समाज में बहुत आम है। माता पिता अक्सर सुरक्षित भविष्य की अपनी परिभाषा बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये टकराव हिंसक तब हो जाता है जब संवाद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। सही कहा। हालांकि इस मामले में ये इकलौता कारण नहीं लगता। दूसरी थ्योरी इसे पैसों और लाइफस्टाइल के विवाद की तरफ ले जाती है। ये पैसों वाला एंगल वाकई इस केस को और उलझा देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घर से करीब 50 लाख रुपए गायब हुए थे। 50 लाख? ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और जब पिता ने पूछताछ की तो अक्षत ने कबूला कि उसने वे पैसे शराब के ठेके के रिन्यूअल के लिए इस्तेमाल किए हैं। लेकिन पड़ोसियों के मुताबिक कहानी कुछ और थी। उन्होंने बताया कि अक्षत को ड्रग्स की लत थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड पर बेतहाशा पैसे खर्च करता था। और सबसे अजीब बात यह है कि ऐसा नहीं था कि पिता उसे पैसे नहीं देते थे। अक्षत को पैथोलॉजी लैब में बैठने के लिए हर महीने 27,000 रुपए मिलते थे। और पिता ने उसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए भी जमा करवा रखे थे। इसके बावजूद जब घर से कुछ ज्वेलरी चोरी हुई थी तब भी पिता का शक अक्षत पर ही गया था। ये एक बहुत ही विरोधाभासी स्थिति है। एक तरफ पिता 27,000 रुपए महीने दे रहे हैं, खाते में लाखों डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ बेटा घर से चोरी कर रहा है। ये भरोसे के पूरी तरह टूट जाने का संकेत है। बिल्कुल। जब परिवार में ड्रग्स और चोरी आ जाती है तो रिश्ते में एक डर घर कर जाता है। पिता शक कर रहा है और बेटा झूठ बोल रहा है। ये एक जहरीला चक्र बन जाता है। और इस चक्र को एक और बड़ा धक्का तब लगता है जब हम तीसरी थ्योरी की तरफ देखते हैं, पारिवारिक कड़वाहट। हाँ, रिश्तों का इतिहास। 2017 में अक्षत की मां ने आत्महत्या कर ली थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अक्षत अपनी मां की मौत के लिए अंदर ही अंदर अपने पिता को जिम्मेदार मानता था। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो ये पहलू सबसे ज्यादा असरदार हो सकता है। इसे हम अनसुलझा दुख या अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ कहते हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि मानवेंद्र सिंह के किसी दूसरी महिला के साथ संबंध थे और वे फिर से शादी करने की योजना बना रहे थे। हत्या से ठीक 2 दिन पहले भी जब पिता पुत्र कार से कहीं लौट रहे थे तब फोन पर किसी महिला को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी। तो मां की मौत का सदमा, पिता को जिम्मेदार मानना और फिर पिता के जीवन में किसी और का आना, ये सब मिलकर उसके दिमाग में एक गहरा शक, एक पैरानोया पैदा कर सकते हैं। उसे लगने लगा होगा कि उसका बचा खुचा परिवार भी उससे छिनने वाला है। इस समझना वाकई आंखें खोलने वाला है कि कैसे कई अलग अलग चीजें मिलकर एक इंसान को इस कदर बदल सकती हैं। लेकिन इस केस में एक और ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। आप उस वेब सीरीज वाले एंगल की बात कर रहे हैं?
हाँ, क्राइम एनालिस्ट उज्जवल त्रिवेदी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अक्षत ने पूछताछ में कबूला कि उसने लाश के टुकड़े करने और सबूत मिटाने का तरीका वध नाम की एक वेब सीरीज से सीखा था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यह हमारे समाज के लिए एक बेहद गंभीर खतरे की घंटी है। बिल्कुल। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दृश्यम, मिर्जापुर या वध जैसे कंटेंट की भरमार है। इन शोज में हिंसा और सबूत मिटाने के तरीके बहुत ही बारीकी से दिखाए जाते हैं। एक ऐसा युवा दिमाग जो पहले से ही तनाव या नशे से जूझ रहा है, उसके लिए ये एक ट्यूटोरियल बन जाता है। स्क्रीन पर दिखने वाली हिंसा और असल जिंदगी के बीच की लकीर बहुत आसानी से धुंधली पड़ जाती है और इस खतरे का एक बहुत ही स्पष्ट और डरावना पैटर्न अब सामने आ रहा है। ब्लू ड्रम मर्डर पैटर्न। हाँ, द स्टेट्समैन की एक विस्तृत रिपोर्ट ने इसे यही नाम दिया है। अक्षत द्वारा इस नीले प्लास्टिक ड्रम का इस्तेमाल करना कोई इकलौती घटना नहीं है। यूपी और उसके आसपास के राज्यों में ये एक भयानक चलन बन चुका है। इस रिपोर्ट में कई और मामलों का जिक्र है, जैसे मेरठ में सौरभ राजपूत नाम के शख्स की हत्या हुई। उसकी पत्नी और साथियों ने लाश को एक नीले ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट भर दिया था। और झांसी में राम सिंह नाम के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने अपनी प्रेमिका की हत्या की, शव जलाया और अवशेषों को एक नीले ट्रंक में छिपा दिया। ये पैटर्न सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। राजस्थान के खैरथल में भी एक नीले ड्रम में एक लाश मिली थी, जिसे तेजी से सड़ाने के लिए भारी मात्रा में नमक भरा गया था। और पंजाब के लुधियाना में भी एक खाली प्लॉट में इसी तरह के एक नीले ड्रम के अंदर रस्सियों से बंधी एक लाश मिली थी। तो सवाल ये है कि अपराधी बार बार इस नीले ड्रम को ही क्यों चुन रहे हैं? इसका जवाब इसकी सुलभता में छिपा है। ये बहुत सस्ते होते हैं, आसानी से बाजार में मिल जाते हैं और सबसे बड़ी बात, ये एयर टाइट होते हैं। बदबू को बाहर आने से रोकने के लिए। बिल्कुल। जो चीज कभी पानी और अनाज रखने के लिए इस्तेमाल होती थी, वो अब अपराधों को छिपाने का एक डू इट योरसेल्फ टूल बन गई है। मीडिया से मिले आइडियाज जमीनी स्तर पर अपराधियों के काम आ रहे हैं, लेकिन इस पूरी घटना के मूल में वापस लौटें तो उस दबाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिससे आज की युवा पीढ़ी गुजर रही है। जी, वो जो इंडियन जर्नल ऑफ यूथ एंड एडोलेसेंट हेल्थ की 2025 की रिसर्च स्टडी है। अब फिर आप कुछ भी नहीं है। सही कहा। सफलता की परिभाषा इतनी सीमित कर दी गई है कि लाखों युवा खुद को असफल और मूल्यहीन समझने लगते हैं। और स्टडी बताती है कि ये शैक्षणिक दबाव किशोरों के दिमाग पर बहुत बुरा असर डालता है। इससे उनमें गंभीर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद की कमी और आत्मसम्मान की कमी पैदा होती है। सही सपोर्ट न मिलने पर युवा नशे की तरफ खिंचते हैं या उनके भीतर आक्रामक बर्ताव जन्म लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें लखनऊ जैसी त्रासदियां देखने को मिलती हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब यही है कि ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। हाँ, जब हम इन तमाम कड़ियों को, नीट का दबाव, 50 लाख की चोरी, मां की मौत का दुख, ओटीटी सीरीज का प्रभाव और नीले ड्रम का पैटर्न सबको एक साथ जोड़ते हैं तो समझ में आता है कि ये अनसुलझे पारिवारिक तनाव और हिंसक मीडिया के खतरनाक कॉकटेल का नतीजा है। श्रोताओं के लिए ये जानकारी इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि हमारे घरों के भीतर संवाद यानी कम्युनिकेशन की कमी किस तरह की त्रासदियों को जन्म दे सकती है। जब बच्चे घर में अपनी भावनाएं साझा करने से डरते हैं या घर के भीतर के मुद्दे नजरअंदाज किए जाते हैं, तो एक ऐसा ज्वालामुखी आकार लेने लगता है जो कभी भी फट सकता है। ये समय है कि हम युवाओं की मानसिक स्थिति के संकेतों को समय रहते पहचानें। सफलता का अंधा दबाव जानलेवा हो सकता है। और इन सब बातों के बाद एक विचार जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, वो ये है कि आज एक साधारण सा दिखने वाला नीले रंग का प्लास्टिक ड्रम पूरे देश में छिपे हुए अपराधों का प्रतीक बन गया है। ये सच में डरावना है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे घरों में ऐसे और कौन से रोजमर्रा के सामान्य दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स या चीजें हैं जो शायद हमारे ही आसपास पनप रहे मानसिक तनाव और खामोश त्रासदियों पर पर्दा डाल रहे हैं।